अच्छा जी, यहाँ पे देखें डिफेंस ऑफ पोइट्री बाय सीमस हीनी। इतने सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर बनता है और ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ डज सीमस हीनी प्रूव इन द एसे द रीडर्स ऑफ पोइट्री दैट पोइट्री ब्रिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस इनटू फुलर लाइफ, कि वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को फुलर लाइफ में लेके आती है। हाउ डज सीमस हीनी प्रूव इन द रीडर्स ऑफ पोइट्री दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजिन्ड थिंग correspond to and allow us to contemplate the complex burden of our own existence, कि रीडर्स ऑफ पोइट्री जो है वो कोऑर्डिनेट करती है ऑफ द इमेजिन थिंग, जो हम इमेजिन कर लेते हैं चीज़ों को, पोइट्री जो है उसके साथ कोऑर्डिनेट करती है एंड अलाउ अस टू कॉन्टेम्पलेट द बर्डन ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंस, और जो बर्डन होता है हमारे ओन एक्सपीरियंस का उसको वो हार्मोनाइज करती है, कॉन्टेम्पलेट करती है। आओ देखिए, बाज़ औक़ात जो है हम लोग बड़े डिप्रेस बैठे हुए होते हैं, लेकिन कोई एक मोटिवेशनल लेक्चर होता है, मोटिवेशनल कोई वर्ड्स पढ़ लेते हैं, इवन अल्लामा इकबाल की ही कोई शायरी आप ले लें, और बहुत सारी पोइट्री की मिसालें हैं कि आप जब वो पढ़ते हैं आप एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में चले जाते हैं। पोइट्री जो है, पोइट्री के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक तो उसकी पार ऑफ इमेजिनेशन है, दूसरी उसकी जो है ना, उसके अंदर उसकी जो इमिटेशन है ना, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, ठीक है, कि वो इमिटेट करती है, वो इमिटेशन की वजह से पोइट्री बहुत आगे है, ठीक है। ये उसके दो ट्रेड्स हैं जिसकी वजह से पोइट्री जो है वो उसके जो फंक्शंस हैं वो एनहांस हो जाते हैं। तो वो कहता है कि वो कॉन्टेम्पलेट करती है कॉम्प्लेक्स बर्डन। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है लोगों की ज़िंदगी में बड़े दुख होते हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई ऐसी जो है शायरी सुन के वो हार्मोनाइज हो जाते हैं। अब तो खैर सॉन्ग्स इन हो गए, उस दौर में इतना ज़्यादा तो म्यूज़िक नहीं हुआ करता था, खैर म्यूज़िक भी शुरू से ही है, लेकिन लोग पोइट्री पढ़ा करते थे, पोइट्री सुनाया करते थे, किस्से कहानियां सुनाया करते थे। यहाँ पे कैन वी टेक रीडर्स ऑफ पोइट्री बाय हीनी एज येट अनदर डिफेंस ऑफ पोइट्री इन लॉन्ग रन ऑफ सच बुक्स, और इट्स समथिंग डिफरेंट, समथिंग मोर एलेबोरेट, समथिंग मोर एलोक्वेंट। ये अभी मैंने आपको बताया था, सारे मैंने क्वेश्चंस आपको डिफाइन कर दिए। डू यू बिलीव अलोंग द हीनी दैट इल्स ऑफ दिस एज ऑफ आवर्स कैन बी रीडर्स बाय पोइट्री? क्या आप ये बिलीव करते हैं कि अलोंग विद हीनी, कि हीनी के साथ साथ ये जो इल्स हैं, ये इविल्स हैं ऑफ दिस एज ऑफ आवर कैन बी रीडर्स, क्या उनको रिपेयर किया जा सकता है, उनको रीन्यू किया जा सकता है, या उनको हमारा जो लाइफ का पार्ट है वो बनाया जा सकता है? तो एलिब्रेट विद सॉलिड एविडेंस फ्रॉम दिस रीडर्स ऑफ पोइट्री। तो आपने जो है एलिब्रेट करना है सॉलिड एविडेंस से फ्रॉम हिज रीडर्स ऑफ पोइट्री। फिर वो कहता है डज पोइट्री रियली बैलेंस एंड काउंटर वे इवन इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड? क्या पोइट्री वाकई काउंटर वे करती है, बैलेंस करती है इन द प्रेजेंट वर्ल्ड? हाउ वॉर इज, सॉरी वॉर लिखा हो, ये हाउ फार होगा। हाउ फार इज सीमा सीनी जस्टिफाइड इन सीकिंग द रीडर्स ऑफ पोइट्री? किस हद तक वो जस्टिफाइड रहा है इन सीकिंग द रीडर्स ऑफ पोइट्री? रीडर्स ऑफ पोइट्री यानी कि उसके रिपरेशन, उसके फंक्शन, उसको जस्टिफाई करने में किस हद तक कामयाब रहा है। व्हाट्स योर डिफेंस ऑफ पोइट्री इन द लाइट ऑफ सीमा सीनी व्यू? आपका क्या व्यू पॉइंट है, ठीक है, वो आपसे आपका व्यू पॉइंट पूछ रहा है। हाउ फार इज सीमा सीनी जस्टिफाइड इन सीकिंग द रीडर्स ऑफ पोइट्री? Poetry is as much relevant as ever in highly industrialized age of art. वो कहता है पोइट्री जो है इतनी ज़्यादा रेलिवेंट है एज एवर इन हाईली, आज की इंडस्ट्रियलाइज नेचर जो एज है, आज की जो मटीरियलिस्टिक एज है, उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। डिस्कस विद रेफरेंस टू सीमसीनी, सीमसीनी के रेफरेंस से ये बयान कीजिए। हाउ डज पोइट्री अकॉर्डिंग टू सीमसीनी रीड्रेस सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल इल्स? किस तरीके से पोइट्री जो है सीमा सीनी के मुताबिक वो रिड्रेस करती है सोशल को, इकोनॉमिकल को और कल्चरल इल को? इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, ये मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होता है। आप सबसे पहले रिड्रेस एट द सोशल लेवल, ठीक है, उसको आप इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, सोशल पे, इकोनॉमिकल पे और कल्चरल इल्स पे, ठीक है। वो कहते हैं किस तरीके से जो है सीमस हीनी जो है अकॉर्डिंग टू सीमस हीनी के मुताबिक पोइट्री जो है वो रिड्रेस करती है सोशल पे, इकोनॉमिकल पे और कल्चरल इल्स पे। अब ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इस क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे कि सोशल लेवल पे वो किस तरह से पोइट्री फंक्शन करती है, इकोनॉमिकल लेवल पे किस तरह से करती है, और कल्चरल इल्स
उसमें किस तरीके से फंक्शन करती है। सोशल लेवल पे क्या होता है कि इंसान जो है उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वॉर्स के अंदर बहुत सारे लोगों की कितनी फैमिलीज जो है वो तबाह हो गई। उस वक्त किसने कॉन्टेम्पलेट किया, किसने हार्मोनाइज किया इंसान को? पोइट्री ने किया। फिर इकोनॉमिकल बेस के ऊपर देखते हैं। इकोनॉमिकल बेस पे जब एक इंसान जो है वो मटीरियलिस्टिक हो गया, जब वो मटीरियलिस्टिक हुआ तो वो नेचर से दूर हो गया। जब वो नेचर से दूर हुआ तो उसके अंदर का सुकून जो है वो उससे छिन गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है उस सुकून को, उस सॉलेस को, उस एक्सटेसी को वापस लाने में अगर किसी ने रोल पैदा किया है, रोल अदा किया है, सॉरी, तो वो पोइट्री ने किया है। उसके बाद कल्चरल इल्स। व्हाट आर द कल्चरल इल्स? हमारी कल्चरल इल्स हमारा डिप्रेशन है, हमारी जेलसीज है, हमारा हेट्रेड है। ये जो पॉलिटिकल हेट्रेड है ना, इसको हम सोशल में भी कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि सोशल बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस पे आपको पोइट्री को नहीं यूज करना चाहिए। कल्चरल इल्स क्या है? कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट का आपस में फसाद हो जाना, डिफरेंट फिरकों का आपस में फसाद हो जाना। पे देखें, अच्छा कल्चरल इल्स क्या होती हैं? कल्चरल इल्स ये है कि हम फिरकों में पड़ जाते हैं, हम छोटी छोटी माइनर जेलसीज में पड़ जाते हैं, हम कंपटीशन में पड़ जाते हैं। उसमें क्या चीज ऐसी होती है जो इंसान की जिंदगी को हार्मोनाइज करती है? या तो नेचर होती है या इमेजिनेटिव पावर होती है। जब आपको हर चीज जो है वो तंग कर रही होती है तो फिर क्या चीज आपको सॉलेस देती है? ऑब्वियसली द इमेजिनेशन। इंसान देखिए, जन्नत हमने देखी तो नहीं हुई ना, ये तो हमारी इमेजिनेशन है ना कि हमें जन्नत नजर आती है। ठीक है, इमेजिनेटिव पावर है ना, हूरें हमने नहीं देखी हुई, लेकिन ये इंसान की इमेजिनेटिव पावर है और ये थ्रू पोइट्री ही इंसान वहां तक पहुंचता है। ठीक हो गया? तो ये आपने इसको 3 हिस्सों में, इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है बेटा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यकीन जानिए, अगर ये आपको अंडरलाइन एंड डिवाइड करने का फार्मूला आ गया, और इसका सबसे आसान तरीका ये होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू सीमा सीनी पूछ रहा है ना, वो पोइट्री है क्या, सबसे पहले तो आप ये बता दें। इसी के अंडर आप जो है बताएं कि पोइट्री अकॉर्डिंग टू हिनी है क्या, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसका ये क्या है, उसकी सुपीरियोरिटी ओवर हिस्ट्री, और ये वो सारी चीजें आप अकॉर्डिंग टू सीमा सीनी पोइट्री को बयान करते हैं। फिर आप डिस्कस करें उसकी रिड्रेसल पार्ट ऑन द सोशल इश्यूज। उस पे आप एनी 2 पैराग्राफ्स लिखते हैं। इकोनॉमिकल इश्यूज यानी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिसमें इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड भी आ सकते हैं, उस पे आप एनी 2 पैराग्राफ्स लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट्स बना लें, आउटलाइन बनाइए और उसमें वो लिख लें। फिर कल्चरल इल्स, जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं पोइट्री को यूज करती हैं। ठीक है, जस्ट टू वो फिर प्रोपेगेंडा होता है, वो एक्चुअली कोई हम अवाम के लिए, नेशन के लिए काम नहीं कर रहे होते। तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है सीमस हीनी इज एन आयरिश पोएट, एसेइस्ट एंड अ ग्रेट क्रिटिक. In his essay The Readers of Poetry, he advocated the utility of the poetry. वो जो है इसका यूज, उसकी यूटिलिटी बताता है. Among the various criticism of poetry, none has to authenticately or totally defend poetry as Heaney, because he had a broader and a very comprehensive view of the history of the poetry. He uses his encyclopedic knowledge. Encyclopedic knowledge कहते हैं कि वास्ट जो नॉलेज है, यानी कि ओवरऑल एक जो एक इंसान का नॉलेज होता है उसको इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज कहते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे राइटर्स को कोट किया था, तो ये उसका इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज है. टू डिफेंड पोइट्री कोर्ट्स, poetry and quotes a number of other defenders of poetry in different ages to prove that poetry is the most acquisitive genre of literature. Hence, his defense of poetry is an authentic one. अच्छा जी, रीडर्स मीन्स रीअश्योरेंस, कंफर्मेशन. ये ऊपर एक छोटा सा अंडू का बटन है, ये कर दीजिएगा. रीडर्स मीन्स रीअश्योरेंस, कंफर्मेशन एंड रीवैल्यूएशन. ठीक है, रीडर्स का क्या मतलब है कि आप रीअश्योर करते हैं, कंफर्म करते हैं और रीवैल्यूएशन करते हैं. एक चीज की वैल्यू है उसको रीवैल्यू कर देना. Heaney tries to set poetry upright to describe whether poetry is a useful activity in modern times or not. To determine the value of poetry has been a very old controversial problem. The poets have always been condemned as idle and worthless people.
एंड पोइट्री हैज बीन कंसीडर्ड टू बी द फिक्टिशियस एक्टिविटी, और पोइट्री को जो है वो कंसीडर किया गया कि ये एक फिक्टिशियस एक्टिविटी है. Heine started his essay with Plato condemnation, who stood extremely against the poets and poetry. He restricted the entrance of poets in his ideal republic, which was based on reason. He felt that where there is emotion, there is no reason. और वो कहता था, प्लाटो ने ये कहा था कि जहाँ पे इमोशन होते हैं ना, वहाँ पे रीजन नहीं होते. रीजन की वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल कहा जाता है. लॉजिक, रीजन, इंटेलेक्चुअल. हम लॉजिक और रीजन की दुनिया में रहते हैं. हम अंडा खाने से पहले भी सोचते हैं 5 किलो वेट बढ़ जाएगा, और वो 5 किलो वेट वैसे ही बढ़ जाना है क्योंकि दिमाग में डाल लिया है कि अंडा खाने से वेट बढ़ जाएगा. ठीक है, तो इंसान की जिंदगी गुमान पे गुजरती है. तो दैट इज द थिंग, वेयर देयर इज इमोशन देयर इज नो रीजन. वो कहते हैं जहाँ पे इमोशन होते हैं ना, वहाँ पे रीजन. वो कहते हैं ये जो इमोशंस है ना, प्लाटो का ये कहना था, ये जो इमोशंस है दैट लीड टू द इवल्स, दैट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन. तो वो कहता है वहां पे कोई रीजन नहीं होती. तो वो उसने ये सारे इमोशंस जो है ना वो अपनी रिपब्लिक से निकाल दिए थे. बट सिंस आफ्टर प्लाटो ऑल डिफेंडर्स ऑफ पोएट्री रिफ्यूट. अच्छा, प्लाटो ने क्या कहा था? प्लाटो ने कहा था कि पोएट्स आर लायर्स एंड ही एक्सक्लूडेड पोएट्स फ्रॉम हिज यूटोपिया. और सिंस आफ्टर प्लाटो ऑल डिफेंडर्स ऑफ पोएट्री रिफ्यूटेड हिज arguments, even his pupil Aristotle इसका शागिर्द था, refuted the concept of Plato against the poets and poetry. Rather, he forcefully favored poets and poetry so much so that he declared them as an essential part of a society. Heine alludes many modern critics to value the adequate place of poetry. In Modern Defender, Sir Philip Sidney says that poetry has a very close relationship with our existence. It is a blend of both philosophy and history. एज फिलोसफी. अब वो कहता है मॉडर्न डिफेंडर्स, इन मॉडर्न डिफेंडर फिलिप सिडनी ये कहता है कि पोइट्री का हमारी एग्जिस्टेंस के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है. ये एक ब्लेंड है फिलोसफी का और हिस्ट्री का, क्योंकि फिलोसफी डील करती है विद ओनली आइडियाज, जबकि हिस्ट्री डील करती है फैक्ट्स के साथ. और पोइट्री जो है वो इन दोनों से सुपीरियर है. ये अब इसकी नेचर ऑफ पोइट्री है कि पोइट्री की सुपीरियोरिटी वो बता रहा है. एक क्वेश्चन में आया था ना नेचर ऑफ पोइट्री. ये नेचर, जब नेचर की बात आती है तो उसके अंदर उसकी सुपीरियोरिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शन, की सारी चीजें आती है. बट पोइट्री गिव्स अस एन आइडियल पिक्चर ऑफ लाइफ, अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ through the fusion of both history and philosophy. Hence, poetry is a very useful activity in the society. Heine quotes a modern critic, Wallace Stephen. Heine quote करता है एक मॉडर्न क्रिटिक को जिसका नाम वेलन स्टीफन है. फिर वो कहते हैं नोबिलिटी ऑफ पोइट्री इज वायलेंस फ्रॉम विदिन दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द वायलेंस विदाउट. वो कहते हैं ये जो नोबिलिटी ऑफ पोइट्री है ना, ये जो है वायलेंस फ्रॉम विदिन है. ठीक है, इसकी ये पोइट्री की ये नोबिलिटी है, इज अ वायलेंस फ्रॉम विदिन. ये एक ऐसी वायलेंस है जो कि अंदर ही अंदर होती है इंसान के, दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वायलेंस विदाउट. जो अंदर की वायलेंस है, अंदर की एनर्जी है, पोइट्री की वजह से वो अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं आती. यानी कि अंदर ही रह के वो जो हमारा गुस्सा होता है, हमारा हेट्रेड होता है, वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है ड्यू टू पोइट्री. तो वायलेंस विदाउट यानी कि प्रोटेक्टर फ्रॉम वायलेंस विदाउट, यानी कि बाहर की वायलेंस से वो हमें अंदर की वायलेंस बचा लेती है. तो वो कहता है कि through Plato condemned poetry, yet he appealed that poetic imagination should work with the flow of government. Now, Heine feels that the followers of Plato in the modern world said that the politicians hold the same view of poets should support the argument. अब जो है वो Heine जो है अब वो फील करता है कि जितने भी फॉलोअर्स ऑफ प्लाटो है मॉडर्न वर्ल्ड में, जैसे कि पॉलिटिशियंस हैं, वो भी सेम व्यू जो है उसको होल्ड करते हैं कि पोइट शुड सपोर्ट द आर्गुमेंट्स, कि पोइट को आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, लॉजिक और रीजंस को सपोर्ट करना चाहिए. हेंस पोइट्री शुड स्ट्रेंथन देयर पॉइंट ऑफ व्यू. इस वजह से पोइट्री उनके पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रेंथ करती है. दे वांट पोइट्री टू डील विद अर्ली मैटर. और ये जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो चाहते हैं कि पोइट्री जो है वो डील करे विद अर्ली मैटर्स के साथ, रादर देन इट्स बीइंग मेरली एन इमेजिनेटिव रेस्पॉन्स. बेशक ये एक इमेजिनेटिव रेस्पॉन्स ही क्यों नहीं है. Hence,
sorry, Heaney says that like politics, poetry is not an applied art. वो कहता है ये कोई applied art नहीं है. It should not convert the prevailing condition by direct representation. तो वो ये कहता है कि it should not convert the prevailing condition by direct presentation, कि ये जो है ना convert करे the prevailing condition by direct presentation. तो poetry जो है वो कोई applied art नहीं है कि आप उसको convert करें prevailing condition के साथ by that direct way. यानी कि ऐसा नहीं है direct to the way, यानी कि politics, उसके कहने का मतलब ये politicians का काम नहीं अब कि वो poetry को direct करें. जैसे वो मैंने कल आपको इमरान खान का वो गाना सुनाया था ना, actually they have used the poetry for the political reasons and that is the wrong way. ठीक है, वो अताउल्ला ईसा खेलवी का गाना सुना है ना, जब आएगा इमरान बनेगी शान, और वो जो एक और गाना वो रोक लो तो रोक लो तब्दीली आई रहे. तो एक्चुअली क्या है कि ये भी पोइट्री नहीं होती, दैट इज द प्रोपेगेंडा, और थ्रू प्रोपेगेंडा कई पॉलिटिशियंस जो हैं वो आगे आते हैं. ठीक है बेटा, ये पोइट्री के एक्चुअली असरात होते हैं, अल्फाज के मैंने कहा ना असरात होते हैं. जैसे देखें कोका कोला है ना, उसकी एड दिखा दिखा के जालिमा कोका कोला पिला दे, तो वो दिखा दिखा के लोगों के दिमाग में डाल दिया कि कोका कोला नहीं पिलाई तो कुछ भी नहीं होना. बच्चे हैं वो अगर बारबेक्यू खाते हैं या फिर वो बर्गर खाते हैं या वो पिज्ज़ा खाते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमने साथ कोक ही पीनी है. हमारे घर मेहमान आ गए हैं, हमें पता है कोक जो है वो इतनी ज़्यादा डेंजरस है कि इंसान का अंदर गला देती है, लेकिन क्या है एक स्टेटस सिंबल बन गया. उसकी सब स्टेटस सिंबल के पीछे क्या था, इन्होंने कोक और पेप्सी वालों ने किया क्या था. स्टार्टिंग में आपको याद होगा जुनेद जमशेद के को इन्होंने हायर किया हुआ था उसकी ये फॉर एडवर्टाइजमेंट. जुनेद जमशेद वो लिखा करता था इनके पेप्सी के ऊपर कोका कोला के ऊपर गाने, अगर आपने कभी देखा हो एट दैट टाइम जब ये बिल्कुल नया नया आया था. फिर इन्होंने डिफरेंट सिंगर्स को हायर किया पेप्सी और कोका कोला की कंपनी में, जिसमें शहजाद रॉय था, उसके बाद फिर बहुत सारे आए. ठीक है, तो मीन्स कि इन्होंने डिफरेंट सिंगर्स को हायर किया, और हायर करने के बाद जो है उन्होंने उसको पोइट्री जो है एक्चुअली दैट इज द, ये पोइट्री के असरात है. ठीक है, कि उसको राइट डायरेक्शन में भी यूज किया जा सकता है, उसको रॉन्ग डायरेक्शन में भी यूज किया जा सकता है, उसको प्रोपेगेंडा के तौर पे भी यूज किया जा सकता है और उसको एडवर्टाइजमेंट के तौर पे भी यूज किया जा सकता है. ठीक है, तो एक उन्होंने बहरहाल इस पोइट्री के इस्तेमाल से कोका कोला छा गई है सबके दिमागों पे. ठीक है, तो ये वो स्लोगन्स होते हैं, ये वो पोइट्री होती है, पोइट्री का इम्पैक्ट होता है, ये अल्फाज की वो हेर फेर होती है, ये वो रिदम एंड पैटर्न्स हैं जो इंसान की दिमाग के ऊपर असर करते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए बहुत सोच के अपने बच्चों के सामने. अब आप देखें आजकल के बच्चे थोड़े बदतमीज़ हैं. आपने वो एक दफ़ा मैं ऐसे ही पता नहीं किस कहीं पे जा रही थी, तो मैं एक बच्चा था और वो गाना सुन रहा था पापा का बैंड बजाते, ऐसे ही आई थिंक ऐसे ही कुछ गाना था पापा का बैंड बजाते. तो क्या है कि ये दैट इज द प्रोपेगेंडा. जब आपके बच्चे हमारे बच्चे इस तरह के गाने सुनेंगे, इस तरह के सॉन्ग सुनेंगे, अंदाजा करें उनके ब्रेन किस तरीके से डैमेज होंगे. क्या ये औलादें हमारी हमारी इज्जत करेंगी? तो बेटा ये सारे प्रोपेगेंडाज होते हैं. ठीक है, सेम इज द केस थ्रू मीडिया, देयर आर मेनी मेनी थिंग्स जो कि इस टूल को इस्तेमाल करके किया जा रहा है. तो क्या है कि ये जो वो अब यही बात कर रहा है कि देखें ये जो पोइट्री है कोई अप्लाइड आर्ट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको राइट वे में ही जो है इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इसको बीइंग अ प्रोपेगेंडा भी इस्तेमाल किया जाता रहा है. पॉलिटिशियंस के हाथों भी पोइट्री यूज होती रही है. तो इट शुड नॉट कन्वर्ट द प्रीवेलिंग कंडीशन. प्रीवेलिंग कंडीशन के तहत इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए बाय डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन. पोइट्री ओनली शोज द वे व्हाइल पॉलिटिक्स लीड्स टू द वे. वो कहता है पोइट्री शो करती है राइट वेज को कि किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, जबकि ये जो पॉलिटिक्स है दैट लीड्स टू द वे. इफ पोइट्री स्टार्ट्स लीडिंग द वे इट वुड बिकम प्रोपेगेंडा. अगर पोइट्री जो है वो लीड करना शुरू कर दे वेज को तो ये प्रोपेगेंडा हो जाता है. सो पोइट शुड राइट पोइट्री ऑन नॉर्मल political issues, should not write poetry on normal political issues rather than
या आई डोंट नो बेटा ये क्या लिखा, rather than imagination. तो वो जो है पोइट्स जो हैं फिर वो नॉर्मल पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं, अगर वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, रादर देन शुड तो नहीं आएगा यहाँ पे कि पोइट्स फिर इस तरह से नॉर्मल प्रोपेगेंडाज और इश्यूज के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। अगर वो पॉलिटिकल कॉजेज को जो है वो फॉलो करते हैं, देन रादर देन इमेजिनेटिव पार्ट तो अब इसमें खत्म हो गई ना। पापा का बैंड बजा दे, जालिमा कोका कोला पिला दे, जब आएगा इमरान बनेगी शान, बनेगा नया पाकिस्तान। तो बेटा इमेजिनेटिव पार्ट तो आपकी खत्म हो गई। मुझे बताएं इस तरह की पोइट्री में कौन सी आपको सॉलेस मिलती? नहीं मिलती ना। नॉट ओनली दिस, मैंने कई तरह ऐसे ऐसे सॉन्ग सुने हुए हैं जिसमें बाकायदा गालियां भी हो रही होती हैं। ठीक है, तो बेटा दैट इज द थिंग कि पोइट्री जो है उसको इस तरीके से यूज किया जाता रहा है और अभी भी यही हो रहा है। अब तो गैर इंतहा की बदतमीज वाली वो जो पोइट्री है, अकॉर्डिंग टू वेलेस स्टीवन पोइट्स हेल्प। इसी तरीके से आप देखें ना, अगर आप पंजाबी सॉन्ग्स की तरफ आ जाएं तो वो, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ऐसे ऐसे पंजाबी सॉन्ग्स आ गए थे जिसकी वजह से पंजाबी की जो अपनी साख थी सारी खराब हो गई, जिसमें वो मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा, और उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं वे गुजरावे। तो व्हाट इज दिस, द स्लोगन्स, द थिंग, ये सारी चीजें जो हैं, ये जो प्रोपेगेंडाज या इस तरह की चीजें, ये कोई हया तो नहीं इंसान के अंदर प्रमोट कर रहा। तो अकॉर्डिंग टू वेलेस स्टीवन पोइट्स हेल्प अस। अब वो कहता है कि पोइट को ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो फंक्शन ऑफ पोइट भी बता रहा है कि एक सोसाइटी के अंदर पोइट जो है ना तो उसको पॉलिटिकल होना चाहिए, ना उसको किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा होना चाहिए, बल्कि उसको न्यूट्रली अपना फंक्शन जो है वो प्ले करना चाहिए। अदरवाइज पोइट्री जो है वो एक प्रोपेगेंडा बन जाएगी। ठीक है, तो ना तो वो कोई पॉलिटिशियन होता है पोइट, उसको न्यूट्रली बिहेव करना फॉर द सोसाइटी। तो अब वो पोइट्री के ऐसे फंक्शंस बताता है कि पोइट्स जो है, जो अब के पोइट्स हैं, अगर वो उसको फॉलो करें तो पोइट्री जो है वो बेहतर हो सकती है, या हम अपनी सोसाइटी में अच्छी चीजें प्रमोट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेलेस स्टीवन, पोइट हेल्प अस इन कंसीविंग द रियल वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। वेलेस स्टीवन ये कहता है कि पोइट जो है हमारे अंदर वो हेल्प करते हैं कंसीविंग द रियल वर्ल्ड, कि हम रियल वर्ल्ड को कंसीव करते हैं जो कि फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, यानी कि हम रियल वर्ल्ड को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं ड्यू टू पोइट्री। अ पोइट गिव्स अ विविड एक्सपीरियंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड इन हिज फिक्शन। और एक पोइट जो है वो विविड एक्सपीरियंस देता है इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड का अपनी फिक्शन में। ही गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिकॉग्नाइज इट्स डिफिकल्टी, और वो जो है एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि हम इस दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को रिकॉग्नाइज कर सकें। बीमारी का इलाज उस वक्त होता है जब बीमारी का पता चलता है। अगर मुझे यही नहीं पता चलता कि मेरी जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज क्या हैं, तो मैं उससे फाइट कैसे करूं? राइट? तो पोइट्री हेल्प करती है हम कि हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज को, अपने इनर को पहचान सकें, हम अपनी लाइफ को पहचान सकें, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को पहचान सकें। फिर वो कहता है यहाँ पे, he gives an opportunity, और फिर वो ऑफर करता है उसका सोल्यूशन। while a political activist desires only change not for solution, जबकि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो होता है ना वो सिर्फ चेंज चाह रहा होता है। वो कहता है पुराना ऑर्डर खत्म करो, मेरा नया ऑर्डर है, मैं बस वो। सोसाइटी कभी भी ऑर्डर चेंज, बार बार ऑर्डर चेंज करने से नहीं बनती। पिछला वजीर आजम आया तो और रूल्स एंड लॉस थे, नेक्स्ट आएगा एक और आ जाएगा, थर्ड आएगा वो एक और आ जाएगा। हमेशा सोसाइटी चेंज होती है जब हम उसका पार्ट बनते हैं। ठीक है, सोसाइटी रूल्स एंड लॉज एंड ऑर्डर चेंज करने से कभी भी नहीं बनती। यूं तो हर 5 साल बाद फिर नए रूल्स एंड लॉज एंड ऑर्डर्स बनना शुरू हो जाएंगे, सारी दुनिया फिर लॉज एंड ऑर्डर ही बनाती रह जाएगी। इम्प्लीमेंट कब होगा? तो द थिंग इज दैट कि जितने भी ये पॉलिटिशियंस आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान ले ले, इंडिया ले ले, आप अमेरिका चले जाएं, ब्रिटिश में चले जाएं, हमेशा दे वांट द चेंज, दैट्स ऑल। चेंज से कभी भी जिंदगी जो है वो मुल्क या नेशंस नहीं बदलते। हमेशा सोसाइटी चेंज होती है जब हम उसका पार्ट बनते हैं। उसका पार्ट बनने के बाद जो है आप उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है, उसकी शादी हो गई है, ससुराल थोड़ा सख्त है, अगर वो स्टार्टिंग में ही धावा बोल देगी तो ऑब्वियसली वो फेल हो जाएगी प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन अगर वो जाएगी, उस सोसाइटी का पार्ट बनेगी, उस घर का हिस्सा बनेगी,
हार्मोनाइज वे में वो डील करेगी लोगों को, ऑटोमेटिकली 4 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, 10 साल बाद वो उसी फैमिली का हिस्सा बन जाएगी। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और ये चीज जो है, ये जो हमारे आज के पॉलिटिशियंस हैं, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से हम सीखें तो मक्का में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसलमानों को किल किया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाथ मत उठाना, जवाब में हाथ नहीं उठाना। उसकी तकरीबन 13 से 15 16 साल बाद जाके मदीना में एक नई रियासत बनती है। जब हिजरत मदीना मतलब मक्का से हिजरत करके मदीना जाते हैं तो वहां पे जाके जो है स्ट्रांग होते हैं, वहां पे जाके एक रियासत बनती है और वो रियासत फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अब अपने डिफेंस के लिए हाथ उठाओ। तो बेटा स्टार्टिंग में हाथ नहीं उठाना होता, स्टार्टिंग में हमने ये काम नहीं करना होता। स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी चीजें चुप करके बर्दाश्त करनी होती हैं। एक दिन अल्लाह आपको पार दे देता है, आपकी खामोशी की वजह से, आपके सब्र की वजह से। ठीक है, कल वो ऐसी ग्रुप के अंदर हुआ, मुझे बस यही फिक्र थी, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप की मैं आपको बात बता रही थी कि मुझे ये फिक्र थी कि जो लड़की मुझे प्रमोट कर रही है या वो बच्ची, जाहिर बात है वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करती है और वो मेरा बहुत रिगार्ड कर रही है, वो जो एक टीचर उस ग्रुप के अंदर कर रहे थे, तो ये लड़की वहाँ पे फट पड़ेगी। जैसे ही उन्होंने मतलब मेरे बारे में गलत किस्म के कमेंट्स करना शुरू किए, मैंने उस लड़की को इनबॉक्स किया, मैंने कहा बेटा ग्रुप में इस तरह की बातें हो रही हैं, आपने इनको जवाब नहीं देना। कहती मैम मैं अगर आप मुझे मना ना करती मैंने अभी ग्रुप के अंदर बहुत कुछ सुना देनी थी इनको। मैंने कहा नहीं बेटा आपने जवाब नहीं देना, तो अभी खामोश हो जाए, इनको बस अल्लाह जवाब दे देगा खुद ही ऑटोमेटिकली। तो शी वाज सो मच मतलब वो एकदम से हैरान हो गई कि मैम मुझे मना करिए कि आपने इनको जवाब नहीं देना। ठीक है, तो बेटा प्रोपेगेंडा बनाना आसान काम है लेकिन उसको हार्मोनाइज करना बहुत मुश्किल काम होता है। और ये 1 सेकंड की बात होती है, अगर उस वक्त मैं उस वो बच्ची बोल पड़ती तो उस ग्रुप के अंदर एक प्रोपेगेंडा बन जाता। तो पोइट्री इंसान को हार्मोनाइज करती है और ये वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन के साथ थ्रू मेडिटेशन इंसान ये सोचता है कि मैंने अपनी जिंदगी ऐसे गुजारनी है। ठीक है, तो बेटा शुरू में आपको बहुत सारी चीजें होती हैं जो बाद औक़ात आपका दिल कर रहा होता है सारों को जवाब दे दो, लेकिन आप यकीन जानिए बेटा हर जगह जवाब नहीं दिया जाता होता, हर इंसान जवाब के काबिल भी नहीं होता। सो अपने हमारे अल्फाज इतने कोई बेकार नहीं है कि हम हर बंदे को जवाब देते फिर और हर बंदे को अपनी सफाइयाँ पेश करते फिर। और ये सारी चीज़ें आपको पोइट्री के थ्रू जो है वो पता चलती है। ठीक है, तो क्या है, जैसे वो है ना एक शेर है, सुराही सर निकूहों कर भरा करती है पैमाने। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपका जितना सर निकूह है ना, आप जितना जो है आगे जाना चाहते हैं तो आपको उतना ज़्यादा झुकना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, हम लोग जब पोइट्री पढ़ते हैं, हम लोग वर्सेस पढ़ते हैं, तो आप देखें मैंने आपको कल कुरान की मिसाल दी थी, मैंने आपको कहा था कुरान जो है वर्सेस फॉर्म में आया हुआ है, वर्सेस फॉर्म में नाजिल हुआ है। इस वजह से जो मक्का के जो मुनाफिकीन थे, मुशरिकीन थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहा करते थे। और मैं कितना अरसा यही सोचती रहेगी कि ये लोग क्यों नबी वसल्लम को, कोई रीज़न होगी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। जब मैंने कुरान के ऊपर गौर किया तो वो सारा वर्सेस फॉर्म में, आप ज़रा गौर कीजिएगा उसके रिदमिक पैटर्न के ऊपर, आपको पता चल जाएगा। तो दैट्स वाई वो फिर उसको इस तरह से कहते हैं, उनको ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे कहते थे। तो यहाँ पे वो he gives an opportunity to recognize a difficulty and offers a solution. While a political activist desires only change, not for solution. During World War II, poets were supposed to contribute to war by dehumanizing the face of enemy. वर्ल्ड वॉर टू में पोइट्स को सपोज किया जाता था कि वो कंट्रीब्यूट करे टू द वॉर बाय डीह्यूमनाइजिंग द फेस ऑफ एनिमी। अभी भी यही हो रहा है मीडिया के ऊपर। ठीक है, हर वक्त अपने जो सामने आपके जो भी आपका राइवल खड़ा हो गया, आप उसके खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं। इन्हीं टुडे द नेशन इज पावरफुल एंड द पोइट्स वर इन एंशिएंट डेज। ठीक है, आज जो है नेशन जो है वो पावरफुल है और पोइट्स जो है वो एंशिएंट डेज में है। द ओनली डिजायर दे ओनली डिजायर अ चेंज। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं हीनी टू डू एनीथिंग ऑफ दिस इज टू ऐड अ कॉम्प्लिकेशन वेयर द जनरल डिजायर फॉर सिंप्लीफिकेशन। और वो कहता है कि टू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स इज टू ऐड अ कॉम्प्लिकेशन। वो कहता है कि अगर आप
इनमें से कुछ भी करना, टू डू एनी ऑफ दिस थिंग, अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं जिसमें आप जो है पोइट्री को एक प्रोपेगेंडा बना देते हैं, या फिर आप डिह्यूमनाइज करना शुरू कर देते हैं फेस ऑफ एनिमी को, तो इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। कल मैंने क्यों उस लड़की को मना किया था कि आपने ग्रुप में इनको जवाब नहीं देना, द रीजन कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, मसला बढ़ जाएगा। अब वो, आई एम ओनली द मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, और जो बंदा ये कर रहा था ही इज द पीएचडी, he is the subject specialist in some university, government university, but he don't know how to behave in a society। ठीक है, तो बेटा ये, तो मैंने उस लड़की को इतना कहा, मैंने कहा बेटा आप अगर इनको जवाब नहीं देंगी ना, ये आपको 10 जवाब देंगे, और जैसे ही ये बंदा 10 जवाब देगा ये खुद अपने आप को स्टूडेंट्स के सामने एक्सपोज करेगा, और कल वही हुआ। तो सब उसने एक्सपोज कर दिया, उसकी जेलसी क्या, उसके ईच एंड एवरीथिंग खुद ही उसने एक्सपोज कर दिया अपने अल्फाज में। तो दैट इज द थिंग, इतनी सी बात होती है, आपकी एक खामोशी आपके दुश्मन को ऐसे एक्सपोज करती है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो इससे क्या होता है, ऐड होती है कॉम्प्लिकेशन। मैं अगर जवाब देती या वो देती तो वो भी बुरी बनती, मैं भी बुरी बनती, अभी एक ही बंदा बुरा बना। तो दैट इज द थिंग बेटा, जिंदगी के मैटर्स को समझिए, ठीक है, और अपनी पर्सनैलिटीज को हार्मोनाइज कीजिए। अदरवाइज पीएचडी एमफिल होने से या कोई गवर्नमेंट का प्रोफेसर होने से या प्रिंसिपल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात होती है, चीज़ों को समझना, नाप तोल के बिहेव करना, ये बड़ी बात होती है। तो और यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि बेटा रिएक्ट नहीं करना ज़िंदगी में, और ये सारी चीज़ें हमें पोइट्री ही सिखाती है। वेयर द जनरल डिज़ायर इज़ फॉर सिंप्लीकेशन, क्योंकि जनरल डिज़ायर वो कहता है कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। और वेयर द जनरल डिज़ायर इज़ फॉर सिंप्लीफिकेशन, जहाँ पे जनरल डिज़ायर जो है वो सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कर देना, चीज़ों को आसान बना देना। तो बजाय इसके कि जब एक चीज सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकती है, तो व्हाई वी आर मेकिंग देम कॉम्प्लिकेटेड। Heaney refers to Simon Weil, who believed that there should be a balance in the world. If a society is unbalanced, one must do what one can do at the weight of lighter scale। ठीक है, एक इंसान जो है, देखिए सोसाइटी जो है वो कहता है सोसाइटी के अंदर, सेमन वेल कहता है सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, और वो बैलेंस कौन क्रिएट करता है, पोइट्री क्रिएट करती है। वो कहता है अगर एक सोसाइटी अनबैलेंस्ड है तो जो भी जो है ताकतवर है वो कम स्केल वाले को जो है, यानी कि ये देखें ये हल्के स्केल वाला है, ये भारी स्केल वाला है, तो भारी स्केल का जो है वो लाइटर स्केल वाले को कुछ भी नहीं समझेगा, एमफिल वाला मास्टर्स लेवल वालों को कुछ नहीं समझता। ठीक है, तो ये एक अनबैलेंस सोसाइटी है। तो ओबीडियंस टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द ग्रेटेस्ट सिन। वो कहता है कि ये जमाने की, मेरे उस्ताद कहा करते थे कि अजीम लोग जो है वो जमाने के पीछे नहीं भागते, जमाना अजीम लोगों के पीछे भागता है। ठीक है, सो बी द पायनियर, ठीक है, नॉट द फॉलोअर। तो ये ओबीडियंस टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द सिन, जिसको हम कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सलाम। ठीक है, कि आपका जमाना जहाँ पे आप जिस कंपटीशन, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये जो ओबीडियंस टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये सिन है। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, जो पलड़ा भारी है आप उसके साथ हो जाए, यानी कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, इसको नीचे कर रही है, और ये हल्का है और इसको आप छोड़ दें। ठीक है, तो Heaney shares the view of Weil and states the poetic grace lies in the movement against the current and existing standard. Thus, poetry should have a tendency to place counter reality in the scale. तो पोइट्री जो है वो प्लेस करती है काउंटर रियलिटी। Heaney believes that poetry does a mutual sharing of feelings. Poets create an imaginary world owing to their sixth sense, which is parallel to the real world. वो कहता है कि पोइट्स जो है वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। द पावर ऑफ इमेजिनेशन ऑफ पोइट्री, अब यहाँ पे उसकी बात आ रही है, ये भी नेचर ऑफ पोइट्री के अंदर है। एंड थ्रू दिस इमेजिनरी वर्ल्ड दे प्रेजेंट इमोशंस, इस इमेजिनरी वर्ल्ड के थ्रू ही वो इमोशंस, एम्बिशंस एंड पैशन ऑफ द रियल वर्ल्ड जो है वो शो करते हैं। He gives an example of poem directed by Robert Frost. In this poem, the playhouse of children is a parallel to everyday experienced house of reality. This was no playhouse but a house in the earnest. और वो कहता है प्ले हाउस के अंदर वो क्या कहता है कि वो जो बच्चा है इज अ पैरेलल टू एवरीडे एक्सपीरियंस हाउस ऑफ रियलिटी। वो अपने हाउस को जो वो समंदर के किनारे बना रहा होता है ना, वो उसको एवरीडे हाउस के साथ उसको कंपेयर करता है कि देयर वाज नो प्ले हाउस बट द हाउस इन द अर्नेस्ट, कि कोई हाउस नहीं है लेकिन जो हाउस जो है वो अर्नेस्ट है।
Heaney mentions the views of other poets who share his opinion, as Hebel believes poetry as a state of mind, a dimension of a soul, an orientation of spirit, and an orientation of heart. He feels that poetry transcends immediately from experience world and anchors somewhere beyond its horizon. He states, it is not the conviction that something will turn out well. ये हमारी कोई कन्विक्शन नहीं होती कि हम ये सोचें कि जी अचानक से हालात बदल जाएंगे, बट सर्टेनली दैट समथिंग मेक सेंस. लेकिन ये कोई ऐसी चीज होती है जो वाकई सेंस मेक करती है, यानी कि वो कहते हैं ना कि कदम उठाने से पहले सोच लें, ठीक है, थिंक बिफोर यू लीव, रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट टर्न्स आउट. ठीक है, तो ये सर्टेनली बट द सर्टेनिटी, बल्कि ये यकीन होता है, ठीक है, एक सर्टेनिटी होती है, आपको एक एतमाद होता है दैट समथिंग मेक सेंस, जो कि सेंस बनाता है. ठीक है, अगर एक इंसान को एतमाद है कि अगर मैं ये करूंगा तो ठीक है, तो रिगार्डलेस हाउ इट टर्न्स आउट, इंसान का जैसा गुमान होगा उसकी जिंदगी वैसे ही बदले, वैसे ही चलती है. ही फील्स दैट पोएट्री मूव्स फ्रॉम डिलाइट टू विजडम, कि पोइट्री जो है इंसान को डिलाइट से विजडम की तरफ लेके जाती है, यानी कि पहले इंसान को सुरूर मिलता है उसकी इमेजिनेटिव पावर की वजह से, और उसके बाद उसको विजडम मिलती है. Hence, chief purpose of poetry is to give pleasure. He recalls famous trinity of poetry. Poetic faculty is presented by W.H. Auden, which means making, judging, and knowing. The making faculty gives pleasure, and it also helps it correct to injustice of society. Heaney further states that poetry can very easily, pleasantly explore the subject which are generally denied due to ethnic, social or sexual prejudice. But it is the beauty. Ethnic कहते हैं बेटा ये जो ग्रुप होते हैं ना, ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट फिरके, और एथनिक ग्रुप्स यानी कि ब्लैक्स एंड वाइट्स हो गए, ये एथनिक ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट कबीले, फिरके, ममालिक, एथनिक ग्रुप्स, कबाइल. ठीक है, और सेक्सुअल प्रेजुडाइज, बट सेक्सुअल प्रेजुडाइज यानी कि मेल एंड फीमेल का जो हमेशा जो मेल सोसाइटी होती है वो फीमेल को नहीं बर्दाश्त करती. बट इट इज द ब्यूटी ऑफ पोइट्री, द ब्यूटी ऑफ पोइट्री है दैट वी कैन वेंटिलेट आवर थॉट्स ऑन एनी डेलिकेट इशू, कि हम अपनी वेंटिलेट करना, देखिए वेंटिलेटर क्या करता है कि वो जो गर्म हवा होता है वो कमरे से बाहर निकाल देता है. सेम इस तरीके से जो पोइट्री होती है वो वेंटिलेट करती है हमारी थॉट्स को, यानी कि जो हार्मफुल और गर्म हवा होती है हमारे दिमाग की उसको निकाल देता है एट अ ग्रेट इज, because through the art of poetry it can be digestible and palatable for all shades of life. However, he believes that any experience which become a part of sensibility of the people is a genius poetic experience, no matter it relates to religion or some liberation moment. T.S. Eliot has also affirmed his point very strongly. He gives example of Irish poetry. Irish people have been fighting for their liberty for a very long time. The Irish war has become an integral part of the sensibility of the Irish people and of poet. Therefore, it does not sound propaganda. However, Heaney also states that even these experiences must also not be totally off from the main tradition. Here, once again, echoes T.S. Eliot that poetry devoid of tradition cannot be guaranteed as successful. As it has been discussed so far, Heaney's approach to poetry is a combination of aesthetic and didactic classic. Aesthetic कहते हैं pleasure को, और didactic कहते हैं truth को, और classic ancient को कहते हैं. He feels that poetry should perform a counterweight function like Dante Divine Comedy. Heaney states, as long as the coordinates of the imagined thing correspond to those of the world that we live and endure, poetry is fulfilling its counterweighing function. Heaney mentions George Lewis, who describes that poetry pleasure is neither in the words nor in the form, but in the thrill that come with each reading. ना तो ये फॉर्म में होता है ना वर्ड्स में होता है, बल्कि ये थ्रिल में होता है जो कि हर रीडिंग के साथ इंसान को मिलता है. This thrill is only possible when poetry is counterweigh the reality.